अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के दिन का आगाज़ तो बड़ी कोई अफसोसनाक नोट पे हुआ। बड़ा ही कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो कि इस्लामाबाद कचेरी की सबसे सुबह सवेरे जो खबर आई। इस्लामाबाद कचेरी के बाहर जो है G11 सेक्टर, एक बड़ी उसमें आमदोरफ्त का सिलसिला नज़र आता है। हाईली सिक्योरिटाइज जोन, मतलब इस्लामाबाद के बीच में आके अगर दहशतगर्द और इस किस्म के खुदकुश हमला आवर जो है वो आके अपने आप को उड़ा दे, और जिसके नतीजे में तकरीबन 12 अफराद जो हैं वो शहीद हुए और दर्जनों ज़ख्मी हैं। जो उनकी हालत थी, जिस किस्म की फुटेजेस, दिल दहलाने वाली फुटेजेस जो सामने आ रही थी, और फिर ये पे दर पे हमें नज़र आए कि 3 यके बाद दीगरे जो इंसिडेंट्स रूनुमा हुए। डीआई खान में ब्लास्ट हुआ, उसके साथ साथ ही जो वाना में एक जो साउथ वजीरिस्तान में का शहर वाना, जहाँ पर जो कैडेट कॉलेज है, उस फैसिलिटी पर गुज़िश्ता रात से ही दहशतगर्दों ने हमला किया। मरकज़ी गेट पे पहले गाड़ी मारी। 2 हमलावर जो है वो वहाँ पर उनको निशाना बना दिया, उनको फ़ौरन ही वहाँ पर हलाक किया। और उसके साथ-साथ ही जो 3 के करीब अभी भी बताए जाते हैं कि वो महसूर हैं एक सर्टेन ब्लॉक्स तक, और उनको बहरहाल वो उनकी क्लीयरेंस करवाने के लिए जो ऑपरेशन है वो जारी है। वहाँ से लोगों को, और जो बच्चे थे, तकरीबन कोई 600 से ज़ायद, जो पूरा स्टाफ, बच्चे, जो अमला, सबको वहाँ से बाहिफ़ाज़त निकाल लिया गया है। बट ये ऐसे पॉइंट पे ये सब कुछ होना, ये हमें क्या बता रहा है कि जब हम ऑब्वियसली देख रहे हैं कि एक सीज़ फायर का मुआहिदा भी अफ़गानिस्तान के साथ, वो अपनी जगह तो इंटैक्ट था, लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह पता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन और फिर इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, ये इंडिया किस तरह से इनको फ़ैसिलिटेट कर रहा है। अजीत डोवल का जो बयान है वो ऑन रिकॉर्ड है, कि किस तरह से वो पैसे भी देंगे और अफगानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी, पाकिस्तान को निशाना बनाया जाएगा। पाकिस्तान के पास तमाम एविडेंसेस मौजूद है, और आज जिस तरह वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अब एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। एक अगेन मैं जिस तरह कह रही हूँ कि टाइमिंग बड़ी खौफनाक है, क्योंकि श्रीलंकन टीम इस वक्त इस्लामाबाद में ही मौजूद है। आज जो वनडे सीरीज के लिए वो आए हुए हैं, वो मैच जो है आज पहला पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। अगले 2 मैचेस जो है वो 13 और 15 तारीख को है। क्रिकेट टीम यहाँ पर ठहरी हुई है, और इस किस्म का ये इंसिडेंट होना, कल की हम बात कर रहे थे तो कल में हमने देखा कि 7 साढ़े 7 बजे भारत में भी, न्यू दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, और दर्जन भर लोग जो है वो वहाँ पे भी डेथ्स जो है वो रिपोर्ट हुई। ये हमें नज़र आ रहा है कि वो जो एक ज़ाहिर है कि कोई वो जो रीजनल एक पूरा एक स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, या जो एक क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है, या क्रॉस बॉर्डर ये जो इस किस्म के वाक़यात हैं, इसके हवाले से एक सस्पिशन क्रिएट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स इस वक्त एट प्ले हमें दिखाई देते हैं। जो दोनों तरफ, आपको पता है, क्योंकि इंडियन मीडिया जो है वो उसका पहला अटैक जो है वो पाकिस्तान पर होता है कि जी पाकिस्तान, आज भी वो कह रहे थे जैश ए मोमिनीन के नाम से कोई तंजीम है, जिसके हवाले से वो कह रहे हैं कि जी ये मुलव्विस है भारत में जो अटैक हुआ है उसके हवाले से। लेकिन पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास तमाम एविडेंसेस मौजूद होते हैं। जब हम कहते हैं कि फितनतुल हिंदुस्तान या फितनतुल खवारिज जो है वो इसके पीछे है, तो पाकिस्तान विदाउट एविडेंसेस बात नहीं करता। बहुत ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में करवाए जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में, और अब इस्लामाबाद में आके जिस तरह वज़ीर दिफ़ा कहते हैं कि ये अब काबुल हुकूमत की तरफ से एक बाकायदा पैगाम दिया जा रहा है कि जंग अब जो है सिर्फ़ बॉर्डर तक अब महदूद नहीं रही है। जंग जो है वो आप इस्लामाबाद तक ले आए हैं, और जिसका जवाब पाकिस्तान देने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान ने जवाब दिया भी है। आपको पता है गुज़िश्ता माह में जो बॉर्डर क्लैशेस हुए थे उसमें पाकिस्तान ने जिस तरह एक प्रिसिशन अटैक्स के ज़रिए उनकी जो पोस्टें हैं जो दहशतगर्दों की, उनको तबाह किया था, जिसमें कोई सिविलियन कैजुअल्टी नहीं हुई थी। और वो पाकिस्तान उसकी सलाहियत बिल्कुल रखता है। पाकिस्तान हैज़ रिजर्व्स ऑल द राइट टू रिस्पॉन्ड। अगर मुसलसल पाकिस्तान को इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो कोशिशें अगर ना रुकी, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड देता आया है, और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है कि इन अनासर को कैसे एम्बैरसमेंट का सामना मजीद करवाया जाए। अब जरा बात करते हैं कि एक तरफ हमें लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे ये कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ जो असेंबली है, असेंबली के अंदर भी बड़ी एक हेस्ट में हमें चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुल्क के जो ऑनरेबल जजेस हैं, सिटिंग जजेस, वो ख़त लिख लिख कर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया आफरीदी साहब को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा आप जाग जाएं, आप अपने जो ये एक डीप स्लीप है इससे उठ जाएं,
آپ نے اگر کچھ نہیں بولا تو اس کی بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جس طرح سے ایگزیکٹو پورا ایک کنٹرول سنبھالنا چاہ رہی ہے اپنے من پسند ججز کو کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں بھی کسی بھی وقت میں پلیس کرنا چاہتی ہے، اور پورے اس آئینی اسٹرکچر کو جس طرح سے تبدیل کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے اس کا شکل بگاڑی جا رہی ہے، صرف اور صرف یا اس میں کوئی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے۔ مطلب اس امینڈمنٹ میں اس کے کانٹینٹس کو دیکھیے آپ، کہیں بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ یہاں پر سے کوئی ایسی شک جس سے براہ راست عوام کا تعلق ہو اور عوام کو اس کا فائدہ ملے۔ وہ پارلیمنٹیرینز ہمیں فلور آف دا ہاؤس جو تقاریر ہوتی ہے اس سے بھی آپ بہت اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قاسم گیلانی صاحب نے تو بتا دیا ہے برملا، اینڈ پرہیپس ہی از ون آف دوز ویری فیو پیپل جو کہ جن میں اتنی گٹس ہیں کہ وہ آ کے بتائیں کہ جی اس میں کوئی عوامی فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ استثناء اگرچہ ضرور دیا جا رہا ہے، چاہے وہ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب کے ایک تاحیات استثناء کی بات ہو، ان کو کیوں چاہیے زرداری صاحب کو، مطلب اور کیوں دیا جا رہا ہے؟ نون لیگ ہمیں بتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ جو ہے یہ تجویز دی تھی۔ کائرہ صاحب آ کے کہتے ہیں ایک شو پہ کہ ہمارے تو سی سی میں استثناء کی کوئی بات ہی نہیں ڈسکس ہوئی، کوئی زیر بحث ہی نہیں آئی یہ بات۔ کیوں زرداری صاحب کو؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ کتنے کتنے کیسز وہ تو صرف وقتی طور پہ نظر آتا ہے۔ جب آپ صاحب اقتدار یا اقتدار میں ہوتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں، تو آپ کے کیس ظاہر ہے آپ کے خلاف تو اس طرح کارروائی نہیں، آپ کا اوپوننٹ نشانے پہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ سائیکل جب کمپلیٹ ہوتی ہے اور آپ جب دوسرے اینڈ پہ آتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کی پرانی کھلنے لگتی ہیں، تو وہ پرانی چیزیں کھلنے کے ڈر سے اب آئینی ترمیم کر کے اس میں اپنے لیے پورا ایک سپیس بنائی جا رہی ہے کہ جی آپ کے خلاف کوئی کچھ نہ کر سکے۔ اگر تو زرداری صاحب اپنے عہدے کے ختم ہونے کے بعد کوئی پبلک آفس ہولڈ کرنے کا دوبارہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی جو لائف ٹائم امیونٹی کی جو بات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ جب تک بہرحال صدر اور رہیں گے اور وہ صدر رہنے کے بعد بھی زرداری صاحب کے پاس لائف ٹائم امیونٹی ہوگی، ان کو کوئی سمن نہیں کر سکتا، ان سے کوئی 4 ارب روپے یا 4 ارب ڈالر یا 4 ارب پاؤنڈ یا جتنے بھی انہوں نے اربوں روپے کی اگر کرپشن کی ہے، زرداری صاحب سے کوئی سوال نہیں ہو سکتا، ان کے سارے کیسز معاف، ان کے سارے گناہ معاف، ان کو استثناء ہی استثناء حاصل ہو چکی ہے۔ اور یہ نون لیگ ہمیں بتائی، بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بتایا ایک شو میں کہ یہ پیپلز پارٹی کی تجویز تھی، پیپلز پارٹی نے ہی یہ شک جو ہے ڈالنے کے لیے کہا تھا۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو خاموش اس وقت ایک اسپیکٹیٹر کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا جو ادارہ ہے اس سے obviously پبلک ٹرسٹ تو ایروڈ ہو ہی چکا ہے۔ جو ججز ان کو بتا رہے ہیں کہ جی جو اصل چیز تھی وہ لوگوں کا ٹرسٹ تھا اس فائنل ریزورٹ پہ، ایک ایپکس کورٹ جو لاسٹ ریزورٹ سمجھا جاتا ہے، اس کے اوپر جو لوگوں کا بھروسہ تھا وہ تو ٹھیس اس کو پہنچا ہی پہنچا ہے۔ لیکن آپ نے اب اس کی مزید آپ نے ایک ملیا میٹ کرنے کے لیے آپ اگر کچھ نہیں کریں گے، آپ فل کورٹ بلا کے آپ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں کریں گے۔ آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا بھی خط جو ہے، ہم نے گزشتہ روز آپ سے بات کی تھی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب خط لکھ رہے ہیں، سابق جسٹسز ملک کے جو نامور لائرز ہیں وہ سامنے آ کے لکھ رہے ہیں۔ آج پریس ریلیز بھی جاری ہوئی ہے، بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے سیولین سپریمیسی، جو ٹرائیکوٹمی آف پاور، سیپریشن آف پاورز ہے، اس تمام کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام لائرز بتا رہے ہیں کہ جی جوڈیشری کی انڈیپینڈنس تباہ ہو گئی ہے، ڈیموکریسی، رول آف لا جو ہے وہ اس ملک میں تباہ ہو گیا ہے۔ آپ اپنے ملک کو ڈیموکریٹک تو کسی بھی صورت میں نہیں کہہ سکتے۔ یہ ڈیموکریٹک ایک ملک کی نشانیاں نہیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے آپ کو فائدہ دینے کے لیے بالکل ایک ون مین شو چلائیں اور اسی طرح سے فیصلے کریں، اور پھر ہمیں بتایا جائے۔ آج میرے پروگرام میں وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے، جنہوں نے میں نے ان سے کیونکہ سوال کیا کہ حکومت تو کہتی تھی کہ وہ بڑے ایک بہت ہی کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، نمبرز ان کے پاس پورے ہیں، ان کو اور کوئی ووٹس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کسی کو بھی انڈر ڈیوریس جو ہے انڈر پریشر ووٹ لینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے پاس اپنے نمبرز پورے ہیں، 2/3 ہے، 2/3 کر کر کے ہمیں جو ہے وہ راگ الاپا جا رہا تھا۔ لیکن کیا نظر آتا ہے کہ 2 آپ کو لوگ پھر بھی توڑنے پڑے اپوزیشن کے۔ سینیٹر ابرو کی جو بات ہو رہی ہے، سیف اللہ ابرو صاحب کی، ان کے اس سے متعلق میں نے جب وکیل ملک صاحب سے آج پروگرام میں سوال کیا کہ آپ نے 2 لوگ پھر بھی توڑے، مطلب یہ جو ایک طرف سے حکومت ہے جس کو آلریڈی تانا ملتا ہے کہ وہ ہار کے جیت گئے ہیں، کیونکہ 8 فروری کی رات تک نتائج کچھ اور تھے، اور اس کے بعد جیسی ہی
12 बजे के बाद नताइज जो है वो उलट दिए गए और 9 तारीख के जो नताइज थे वो बिल्कुल फ़र्क थे। सो इनको अब बाज़ीगर कहा जा रहा है नून लीग की, और ये जो एक मिक्स प्लैटर है क्योंकि ये इत्तेहादी जमातें सारी इस हुकूमत में हैं। सो इनको एक बाज़ीगर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हार के जीतने वाले को बाज़ीगर कहते हैं। तो इनको ताने 17 सीटों के भी मिलते हैं, इनको ताने अब हार के जीतने वालों के भी हवाले से मिल रहे हैं, जिस पर ये बड़ा बुरा भी मान रहे हैं। वो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में अकील मलिक साहब को ही जब उन्होंने खुद ही एड्रेस कर दिया कि ये तो हार के जीता है अकील मलिक साहब ने कहा मैं आपको ये लिबर्टी बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि जाहिर है ये एम्बैरेसिंग बात है। इस किस्म की बात जो है वो जाहिर है कोई भी नहीं सुनना चाहेगा, और लेट अलोन समवन हु इज इन द गवर्नमेंट मिनिस्टर लेवल पे आप उनको ये ताना दे। आप 17 सीटों की ऑपोजिशन जो है वो उठते बैठते ताना दे रही है कि ये 17 सीटों की सरकार है। सो अब इमेजिन कीजिए कि 17 सीटों की सरकार, और 17 सीटों की सरकार को लोटों की जरूरत पड़ी है। सो लोटों की सियासत है ये, 17 सीटों की रियासत और लोटों की सियासत। सो ये कॉम्बिनेशन जो है इटसेल्फ इतना कोई शर्मनाक ही है, क्या कहें इसको। लेकिन अकील मलिक साहब ने कहा कि नहीं जी हमें, आप देखिए सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब ने जो है फ्लोर ऑफ द हाउस, वो मैंने आपको कल के व्लॉग में भी बताया कि अब्रो साहब ने जिस तरह से कहा कि मैंने फील्ड मार्शल साहब के लिए उन्होंने वोट कास्ट वो कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जंग में फील्ड मार्शल साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो भारत के साथ हमने जो जंग एक लड़ी और जिस तरह की कामयाबी हमने हासिल की, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वोट जो है वो फील्ड मार्शल साहब के लिए दे रहा हूँ। और साथ साथ फिर उन्होंने गिला भी किया 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि जो कुछ हालात, और वो ओवरऑल एक पिक्चर सिनारियो बता रहे थे कि जिस तरह से उनके लोगों को जो है वो उनके खानदान के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, उठा लिया गया। सो वो हालात भी बहुत कुछ मंजरकशी कर रहे हैं मुल्क में जिस तरह से। और फिर अकील मलिक साहब ने मेरे प्रोग्राम में कहा कि हमने सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो साहब को कायल किया। तो अब आप देखिए कायल करने का जो तरीका है अमेजिंग, मतलब आप कन्विंस करने का तरीका देखें। अब्रो साहब ये वाली बात जो कह रहे हैं कि 10 लोगों को मेरे खानदान के उठा लिया गया, मेरी अहलिया को 26वीं आईनी तरमीम के इस अमल के दौरान मेरी अहलिया को गिरफ्तार किया गया, वो एक नोहा पढ़ रहे थे अपने उस कर्ब का कि वो जिससे गुजर रहे थे। एंड दिस वाज अगेन कोअर्जन के सारे वो मूव्स जिसके हवाले से चीख रहे हैं इस मुल्क के जो सिटिंग जजेस भी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेस हैं जो कि खत लिख कर जा के पिटिशन करके बता रहे हैं कि कैसे उनको उनके काम से रोका जा रहा है, कैसे उनको इंटिमिडेट किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज को हरास किया जा रहा है, उनके घरों में कैमरास लगाए जा रहे हैं। इस मुल्क के हर शोबा से जो है वो ताल्लुक रखने वाला और हर जो एक इंटेग्रिटी के साथ काम करने वाला शख्स जो है वो इसको कॉल आउट कर रहे हैं इस किस्म के एक्शंस को। लेकिन हमें बताया जा रहा है आज कि ये कायल किया जा रहा है, ये कन्विंस किया जा रहा है, इस तरह से अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर, कोएर्जन टैक्टिक्स के साथ हमें कन्विंस किया जा रहा है। सहाफियों को उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जाते हैं, मतीउल्लाह जान हो, शहबाज राना साहब हो। कल का दिन इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि कल लेजिस्लेशन कौमी असेंबली में जो कानून साजी का अमल है, जो नेक्स्ट हाफ है इसका 27वीं वाली तरमीम का, वो वहां से मंजूर होएगा। और दूसरी तरफ रेजिग्नेशंस की जो बाज़गश्त है इस मुल्क में कि सिटिंग जजेस जो है वो रिजाइन करने की तरफ आ सकते हैं। लेट्स सी, ऑल्दो हुकूमत कह रही है हमारे कोई भी जजेस हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन जब आप हाई कोर्ट के जजेस को आप पीनलाइज करने की बात करें कि अगर वो अपने ट्रांसफर से इनकारी हो, ट्रांसफर पे रेजिस्ट करे, तो फिर आप उसको पीनलाइज करने की तरफ आएंगे। लेट्स सी रेजिग्नेशंस और लेजिस्लेशन पे मामला किस तरह से अनफोल्ड होता है। अगर तो मेरा कंटेंट आपको कायल कर सके तो आप जरूर उसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर तो नहीं तो फिर हमारे पास कायल करने के और भी तरीके मौजूद हैं। खुदा हाफिज।